So hello everyone, welcome to this video. We are going to discuss a very nice problem from the book Physics Problems by Shashi Bhushan Tiwari. This problem is about electromagnetic induction. So we are given that there are two parallel conducting rails and two identical conducting wires are placed on them, and then one of them is given a velocity v0, and we are asked to comment on the momentum and the kinetic energy of the system. So you should pause the video over here and go for a solution on your own. और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे. So let us draw a diagram first at a general instant of time. So we gave the rightward rail a rightward velocity v0. तो इसकी वजह से क्या होगा कि the area of this loop, so the area enclosed between the two rails, between the conducting rails and the conducting wires. तो ये जो horizontally black rails हैं, इनको rails बोला जा रहा है as labeled in the diagram, and these moving things are called the conducting wires. तो इनके बीच में जो loop enclosed है उसका एरिया चेंज होने लगेगा अगर हम इन दोनों रॉड्स को मूव करते हैं, तो दोनों वायर्स को मूव करते हैं, राइट. तो देर विल बी अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप. देर इज अ क्लोज्ड लूप हियर इन विच करंट विल बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया, राइट. और उस करंट की वजह से व्हेन दिस करंट फ्लोज थ्रू दीज वायर्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज दीज आर करंट कैरिंग वायर्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो उसकी वजह से इन पे फोर्स लगेगी और फोर्स की वजह से इनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, राइट. तो हमें बेसिकली इनकी डायनामिकल इक्वेशंस लिखनी है. डायनामिकल इक्वेशंस का सिंपल मतलब है F = ma टाइप की इक्वेशंस लिखनी है कि वी नीड टू ड्रॉ अ फोर्स डायग्राम, और वो फोर्स लिखनी है हमें कि वो क्या होगी, और उसको फिर मास टाइम्स एक्सेलरेशन से इक्वेट करना है सच दैट वी गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द वायर्स, एंड देन वी कैन सॉल्व. क्योंकि हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कमेंट करना है, तो बेसिकली हम अगर वेलोसिटी निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो फिर हम कमेंट कर सकते हैं, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज आई विल टेक द rightward डायरेक्शन एज पॉजिटिव फॉर वेलोसिटीज एंड एट अ जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो ये एक जनरल टी पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, और उस जनरल टी पे मैं मान लेता हूँ कि इस रेल की वेलोसिटी इज़ राइटवर्ड v1 और इस रेल की वेलोसिटी इज़ राइटवर्ड v2, right. So I have assumed the rightward direction to be the positive direction for velocities. तो जब भी हम एक जनरल टाइम एनालिसिस करते हैं, जनरल टाइम की इक्वेशंस बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले एक डायरेक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन कर लें कि विच डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव फॉर वेलोसिटी, राइट. एंड द सेम डायरेक्शन विल हैव टू बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, दोज क्वांटिटीज एज वेल, राइट. तभी वो F = ma वाली इक्वेशंस विल मेक सेंस, राइट. सो v1 और v2 ले लिया मैंने, राइट. तो अब मुझे सोचना है कि करंट कैसे इंड्यूस होगा, राइट. तो अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज जस्ट फॉर एन इंस्टेंट आई विल अज्यूम दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, राइट. सो दिस इज आवर अजम्पशन. सो आई हैव अज्यूम्ड दिस, right. So if v1 is greater than v2, then the area of the loop will increase. That is very clear, right, that if v1 is greater than v2, the area of the loop will increase, and if it is the opposite, the area will decrease. So if area is increasing and field is in the inward direction, so it is a constant and uniform magnetic field, and if the area is increasing, then there will be an anti-clockwise current in the loop. So you can find that out using Faraday's law and Lenz's law, right. तो ये सिंपल इनफ है कि अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज कैसे जनरेट होगा. तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इफ़ द एरिया इज इंक्रीजिंग देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग. तो मैग्नेटिक फ्लक्स या तो इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो इफ़ v1 इज ग्रेटर देन v2 देन एरिया, so this implies that area
is increasing. Area is increasing, and this means that d phi by dt, the change in flux is also inward, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इज द फ्लक्स. सो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बट एरिया इज इंक्रीजिंग, और उन दोनों के प्रोडक्ट से फ्लक्स आता है, तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, बट फ्लक्स इनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लक्स उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनटू द प्लेन, the flux is also into the plane. So d phi by dt is inward, right? So the induced EMF will oppose oppose this. So I will write oppose this change in flux, राइट. तो ये जो डी फाई बाई डी टी हो रहा है, इस फ्लक्स चेंज को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा, एंड दिस इज लेंज लॉ. दिस इज बेसिकली लेंज लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. कि कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी फ्लक्स का चेंज होता है थ्रू अ लूप, तो उस लूप में एक ऐसा करंट इंड्यूस हो जाता है जिससे कि वो जो फ्लक्स चेंज हुआ था उसके ऑपोजिट इफेक्ट पड़े, उसके ऑपोजिट इफेक्ट आ जाए. तो डी फाई बाई डी टी इनवर्ड है, तो हम ऐसा करंट इंड्यूस करना चाहे, लूप विल इंड्यूस सच अ करंट, विल प्रोड्यूस सच अ करंट सो दैट फ्लक्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज दिस चेंज इन फ्लक्स. दिस मीन्स दैट i.e. it will produce an anti-clockwise current, because anti-clockwise current we know by the right hand rule, because an anti-clockwise current which will produce an outward flux. तो आउट ऑफ द प्लेन टाइप का फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ये करंट एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा. सो वी नो दैट देयर इज एन एंटी क्लॉकवाइज करंट दैट इज इंड्यूस्ड. So let us mark that current as I. So it's a current at the general instant of time, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो क्योंकि हमने अभी अज्यूम किया है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, राइट. सो अब ये करंट होने की वजह से एक फोर्स लगेगी ऑन द रेल्स, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? अगेन वो फोर्स कैसे आती है? सो फोर्स is I times L cross B. So this is the force on a current carrying conductor of length L kept in a magnetic field B, kept in a uniform magnetic field B. So actually this comes from this integral. It comes from this integral, but क्योंकि यहाँ magnetic field constant है तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाता है. एंड दिस डी एल इज जस्ट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द कंडक्टर. तो कंडक्टर इस फॉर्मूले को किसी भी शेप के कंडक्टर पे यूज़ कर सकते हैं. सो द शेप ऑफ द कंडक्टर कैन बी एनीथिंग, राइट. सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल डी एल क्रॉस बी traveling from one end of the wire to the other end of the wire, one end of the conductor to the other end of the conductor. तो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डी एल विल जस्ट बिकम एल वेक्टर. एल वेक्टर क्या होता है? तो एल वेक्टर इन जनरल इज वेक्टर joining the two ends of the conductor.
और हम किस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करना है. सो दिस इंटीग्रल मस्ट बी कैलकुलेटेड ट्रैवलिंग. So you can just write that the dl vectors are along the current, right? So this gives us the force. So इस केस में तो सिंपल है फोर्स निकालना, तो वी कैन जस्ट वी हैव रिमेंबर्ड दैट द फॉर्मूला इज BIL, और L और B परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला BIL हो जाता है. L और B परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर कंडक्टर मैं बोलूँ कि दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कौन सा है, तो वो वेक्टर यहाँ पे ये वेक्टर होगा. सो इट इज़ जस्ट दिस वेक्टर. सो दिस वेक्टर इज माई DL वेक्टर ओवर हियर, कि मैं कंडक्टर के अलॉन्ग ट्रैवल किया करंट की डायरेक्शन में, और जब मैं एक एंड से दूसरे एंड पहुंच गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट था मेरा. शेप पे डिपेंड नहीं करता यहाँ पे. एक्चुअली स्ट्रेट कंडक्टर है तो सिंपल केस है बहुत, बट अगर कुछ अजीब सा शेप होता, बट हम करंट के अलॉन्ग मूव करते 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 DL वेक्टर को ऐड करते जाते तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता, क्योंकि हमें इंटीग्रल DL करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हैज कम आउट ऑफ द इंटीग्रल बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म फील्ड. तो इन जनरल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, to calculate the force you just have to join the two ends of the conductor by a vector, and that vector should be in the direction of the current, right? So तो यहाँ पे ये L वेक्टर और B वेक्टर perpendicular है, and from the right hand rule from the cross product of L cross B ये force left की तरफ आएगी, right? So there is a force on the right conductor towards left, right? So I will write it as I will label it towards left only for the time being. So let me call it F1, and similarly on the left conductor there will be a force towards right. So you should have good practice over how to identify these directions quickly. F की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, that you should know. So we also know the magnitude of this F now. So this F1 is equal to, so let me just say कि F1 और F2 जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट? F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, B इंटू I टाइम्स L, राइट? और I कितना है, right? What is this current? So what is this current? So current is equal to 1 by R times d phi by dt. So it is the magnitude of the current will be 1 by R, where R is the resistance of the entire loop, times d phi by dt. And what is d phi by dt? तो d phi by dt यहाँ लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? So d phi by dt क्या होगा? So let me just copy this figure over here. So yeah, so d phi by dt कितना होगा यहाँ पे? So it is the rate at which the area of the loop is changing. So what is the area of the loop? So if this is x, the area, instantaneous area, and this is L. So we are given that this length is L. So it is just d by dt of Lx, right? So we get 1 by R times L. L is a constant, and dx by dt. So what is dx by dt? अगर आगे वाले रॉड का वेलोसिटी v1 है और पीछे वाले रॉड का वेलोसिटी v2 है, then dx by dt is just v1 minus v2, is v1 minus v2, right? So if इसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि अगर v1 ज़्यादा है
और V2 छोटा है तो x इंक्रीज हो रहा होगा, राइट और अगर V2 बड़ा है, V1 छोटा है तो x डिक्रीज हो रहा होगा. सो दिस इज द वे टू चेक कि वी आर फाइंडिंग द राइट थिंग, राइट. सो ये क्लियर है कि dx by dt इज गिवन बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू रॉड्स, राइट. तो दिस इज जस्ट v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, राइट. और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी था ऑफ कोर्स. सो एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. सो वी गेट दिस. So I will write this as the current is BL over R times V1 minus V2. So this is the instantaneous current in the loop. This is the instantaneous current and the force, these two forces. तो यहाँ करंट की वैल्यू डाल देंगे तो वी गेट बी स्क्वायर. सो ये भी कैपिटल एल था एक्चुअली. सो वी गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर टाइम्स V1 माइनस V2, राइट. तो अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो समथिंग रिलेटेड टू द साइन ऑफ दीज क्वांटिटीज, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ, राइट. कि हमने V1 और V2 की एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस ली थी और उसके बाद सब चीज़ें हमें अपने आप मिलती गई विद द राइट साइन, राइट. कि हमने V1 और V2 राइट की तरफ लिया, उससे हमें पता चल गया कि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट. और एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो फोर्सेस लगेंगी F1 और F2, उनका मैग्नीट्यूड भी हमने फिर निकाल लिया. एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ V1 माइनस V2, राइट. सो इफ सपोज V2 इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, कि अगर V2 एक्चुअली लेफ्ट की तरफ होती तो क्या ये इक्वेशंस करेक्ट होती? कि हमने तो सिर्फ अज्यूम किया है कि V1 और V2 राइट की तरफ है, बट V2 अगर लेफ्ट की तरफ होती तो वुड दीज इक्वेशंस वर्क? विल दीज इक्वेशंस वर्क? द आंसर इज यस, दे विल वर्क. बिकॉज V2 को अगर V2 अगर लेफ्ट की तरफ होगी तो फिर वो नेगेटिव होगी. मतलब माई इक्वेशंस विल गिव अ नेगेटिव आंसर if V2 is towards left, right. And if V2 is towards left, force में V1 plus V2 आ जाएगा and current में भी V1 plus V2 आ जाएगा, because of course the rate of change of area would be L times dx by dt and dx by dt in that case would be V1 plus V2, right. मतलब अगर magnitudes की बात करें, right. So these equations will work in all cases, whatever the actual directions of V1 V2 are, and also whatever the direction of the induced current is, it doesn't matter. कि अगर V1 और V2 की वैल्यूज चेंज हो गई मान लो, राइट, मान लो V2 V1 से बड़ा है तो करंट रिवर्स हो जाएगा, करंट भी नेगेटिव आएगा, राइट. तो द एंटायर इक्वेशंस एंड क्वांटिटीज दैट वी हैव फाउंड, दे विल स्टिल बी करेक्ट फॉर वट एवर वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने V1 और V2 की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैल्यूज मान के फिर हमने वो क्वांटिटीज निकाल ली. And the equations still work if the sign of V1 और V2 is reversed. कि अगर V1 और V2 actually towards left होती तो ये जो quantities हम यहाँ डाल रहे हैं उनको negative put करते हैं. Basically they are vectors. These quantities are vectors. V1 and V2 are vectors. And even current in this sense you can say is a vector. मतलब वेक्टर उस सेंस में कि it has two directions. It is a signed quantity. It's not exactly a vector, बट इट इज़ अ साइंड क्वांटिटी. कि उसमें साइन का एक लॉजिक है, वो इनबिल्ट है उन इक्वेशंस में, राइट. सो दिस इज द मेथड दैट वी अज्यूम अ डायरेक्शन फर्स्ट एंड देन प्रोसीड फ्रॉम देयर. तो अब हमारे पास फोर्स आ गई है दोनों बार्स के ऊपर. सो वी कैन राइट देयर डायनामिकल इक्वेशंस. वी कैन राइट द F इक्वल टू ma फॉर बोथ ऑफ देम. सो लेट अस डू दैट. So for wire 1, so mass times acceleration, which is this, must be equal to the force, right.
तो dv1/dt तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट राइट वर्ड ही अज्यूम किया है, तो अगेन इट्स मैं एक जनरल टाइम इंस्टेंट की इक्वेशन बना रहा हूँ। तो जो क्वांटिटी मेरे को पता ही नहीं है उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट राइट वर्ड लूँगा, तो एक्सेलरेशन इज़ राइट वर्ड, तो वो पॉजिटिव है। बट फोर्स लेफ्ट वर्ड लग रही है, F1 इज लेफ्ट वर्ड। कि फिगर में जो मैंने F1 फोर्स को लेफ्ट वर्ड लिया है उसका मैग्नीट्यूड ये है, तो उसको कैसे लिखेंगे? सो दैट विल कम एज -b²L² ओवर r टाइम्स v1 माइनस v2, राइट। कि मैंने डायरेक्शन अलग से, फोर्स के लिए याद करो, मैंने डायरेक्शन अलग से निकाली थी और मैग्नीट्यूड अलग से निकाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, राइट। तो मैग्नीट्यूड वाज b²L² into v1 माइनस v2, राइट, assuming that v1 and v2 are positive. And for this magnitude the direction is leftward. अगर v1 माइनस v2 नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा? आप तो पूछोगे, मैंने अभी तो बोला था कि v1 और v2 कुछ भी हो सकते हैं। अगर v1 और v2 नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब v1 माइनस v2 नेगेटिव हो जाए, तो ये फोर्स फिर एक्चुअली राइट की तरफ हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने इस फोर्स के लिए लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव अज्यूम किया है, राइट। और अगर लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव अज्यूम किया है तो उसका मैग्नीट्यूड ये है, राइट। तो वी कैन ऑल्सो राइट दीज फोर्सेज एज वेक्टर्स। सो इसको अगर मैं राइट की तरफ एक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ, सो आई कैन राइट F1 एज नेगेटिव ऑफ b²L² अपॉन r into v1 minus v2 into x cap, and F2 as plus b²L² over r times this, right। so अब कोई confusion का scope नहीं होना चाहिए कि बेसिकली मैंने F1 और F2 का मैग्नीट्यूड अलग निकाला था और डायरेक्शन अलग निकाली थी। डायरेक्शन तो राइट हैंड रूल से निकाली थी और डायरेक्शन BIL से निकाला था, राइट। सो F1 इज लेफ्टवर्ड इन दिस केस because we have assumed that v1 is greater than v2, right? Or so this is the general time equation for the first wire. For the second wire, again acceleration is assumed to be rightward, तो इसमें फोर्स राइट की तरफ है, so this is the answer, राइट। तो ये दो इक्वेशंस आगे इनको देख के मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें कमेंट करना है। सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हाउ डज इट चेंज विद टाइम, विल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिक्रीज विद टाइम। तो ये आंसर, इसका आंसर हम सीधे भी दे सकते हैं और इनफैक्ट ये इक्वेशन लिखे बिना भी दे सकते थे कि दोनों पे फोर्सेस F1 F2 लग रही है और इक्वल एंड ऑपोजिट है। कोई भी सिचुएशन हो, v1 और v2 की कोई भी वैल्यूज हो, दोनों पे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। करंट को उल्टा कर दोगे तो रॉड पे, इस रॉड पे फोर्स रिवर्स हो जाएगी, दूसरे रॉड पे भी फोर्स रिवर्स हो जाएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द टू रॉड्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, सो द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो अदर फोर्स, देयर इज नो ग्रेविटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। मतलब ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस्ड है, वो नॉर्मल रिएक्शन और mg तो बैलेंस्ड है, बट दीज टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर दी ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द रॉड्स, और उन दोनों का सम जीरो है, उन दोनों का वेक्टर सम हमेशा जीरो है। देखो यहाँ पे लिखा है F1 और F2 का वेक्टर सम करोगे तो जीरो आएगा। सो सिंस F external which is equal to F1 plus F2 is zero on system of both wires, कि दोनों वायर्स के सिस्टम को, मतलब दोनों वायर्स को एज अ होल देखें, एज अ सिस्टम देखें, दोनों को साथ में देखें, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कि दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग तो रही हैं बट वो दोनों कैंसल आउट हो रही हैं,
So therefore momentum of the system, is constant. So momentum of the system is constant. अब काइनेटिक एनर्जी की क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेडी स्टेट. तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो स्टेडी स्टेट निकालने के लिए, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, जब एक्सेलरेशंस जीरो हो जाएं दोनों के, तो दोनों के एक्सेलरेशंस जीरो हो जाए. तो स्टेडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट. सो स्टेडी स्टेट का मतलब है velocities become constant. Velocities become constant, acceleration is zero. So acceleration for both is zero. तो acceleration तो यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है, right? कि मतलब force zero हो गई दोनों पे. So this is equal to zero. So at steady state, this acceleration is zero and this acceleration is also zero. मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, that v1 is equal to v2. v1 is equal to v2. तो steady state पे क्या situation है कि v1 और v2 बराबर हो गए. ये कैसे आया कि हमें पता है कि steady state वही होगी जब acceleration zero हो चुका होगा. And when acceleration is zero, तो ये इन इक्वेशन से दिख रहा है कि इन इक्वेशन में हमने एक्सेलरेशन ही तो लिखा है, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स, कि F1 F2 जो दो फोर्सेस लग रही थी वो दोनों फोर्सेस ही जीरो हो गई हैं. और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर अब दोनों मतलब वेलोसिटीज कांस्टेंट है दोनों की, राइट, तो देन देयर इज नो करंट बीइंग इंड्यूस्ड, राइट, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 हो गया है, राइट. सो इट ऑल मतलब इट मेक सेंस, राइट. सो कैसे हमने निकाला. सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है. स्टेडी स्टेट से ये मतलब है बस, अगर मैं बोलूँ कि रॉड्स का मोशन स्टेडी हो चुका है, तो ये मतलब है कि वेलोसिटीज हैव बिकम कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन हैज बिकम जीरो. एनी मोशन दैट इज टेकिंग प्लेस इज कांस्टेंट विद टाइम. टाइम के साथ वो मोशन चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टेडी है, राइट. और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो चुके हैं तो इन इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर dv1/dt विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट वायर, इट हैज बिकम जीरो, देन v1 इज इक्वल टू v2 एंड सिमिलरली फॉर द सेकंड वन. क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन एक्चुअली है तो सेम ही, बस अलग अलग डायरेक्शन में है, बस एक माइनस साइन का ही फर्क है इन दोनों इक्वेशंस में. इसका एक्सेलरेशन है और इसका एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो अगर एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो है, एंड दैट इज व्हेन v1 इज इक्वल टू v2. और v1 इक्वल टू v2 है तो हम v1 v2 को डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज अ कांस्टेंट. तो मोमेंटम कंजर्व कर दो. तो अगर इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो थी लेफ्ट वाले की, और राइट वाले की v0 थी, एंड फाइनली इसकी v1 है और इसकी v2 है, सॉरी इसकी v2 है और इसकी v1 है, एंड v1 इक्वल टू v2 है, एंड बोथ आर इक्वल टू लेट्स से v. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं कि m टाइम्स v0 इज इक्वल टू m टाइम्स v प्लस m टाइम्स v. देयरफॉर v इज इक्वल टू v0/2. So momentum conservation has given us the answer कि फाइनली स्टेडी स्टेट पे दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, और उससे हम फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी एट स्टेडी स्टेट, काइनेटिक एनर्जी एट स्टेडी स्टेट इज हाफ m v0/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2. कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, दोनों का मास सेम है, तो एक की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी गेट दिस. सो 1/4 mv0 स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो तो हमने निकाल लिया.
इनफैक्ट वो उसके लिए तो ये इक्वेशंस भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने मोमेंटम कंजर्व कर लिया. सो बेसिकली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन बिल्कुल जेई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, कि जेई एडवांस में इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है. विल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिक्रीज विद टाइम, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इन स्टेडी स्टेट, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ईजिली डिड्यूसेबल है फ्रॉम जस्ट ड्राइंग अ गुड डायग्राम एंड राइटिंग द करंट एंड द फोर्स. तो जब आपने करंट लिख लिया, करंट तो लिखना बहुत फंडामेंटल चीज़ है, करंट तो सब लिख सकते हैं. उसके बाद फोर्स भी लिख सकते हैं, और जैसे ही आपने फोर्स लिखा फिर आपने ऑब्जर्व करा कि दोनों पे फोर्स तो बराबर लग रही है, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा. तो इसका मतलब ए पार्ट तो हो गया, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का मोमेंटम. सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा मतलब राइट वाली रॉड की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो सॉरी कम हो रही होगी, और लेफ्ट वाले की बढ़ रही होगी, क्योंकि देखो लेफ्ट वाली रॉड पे राइट की तरफ फोर्स है, और राइट वाली की राइटवर्ड वेलोसिटी है बट लेफ्ट की तरफ फोर्स है. तो द लेफ्ट रॉड इज एक्सेलरेटिंग एंड द राइट रॉड इज डिसेलरेटिंग, such that their total momentum remains a constant because the forces on them are equal and opposite. फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है. फिर काइनेटिक एनर्जी एट स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि वेलोसिटी बराबर हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, सॉरी, कि दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई विद टाइम. एक्सेलरेशन दोनों का जीरो हो गया. एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब अब पता है कि फोर्स दोनों पे लग रही थी, वो फोर्स ये थी v1 माइनस v2 के टर्म्स में थी. अगर ये फोर्स ही जीरो होगी तो इसका मतलब v1 इक्वल टू v2 होना पड़ेगा स्टेडी स्टेट पे. तो मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज़ करके और v1 इक्वल टू v2 यूज़ करके वी कैन फाइंड द वेलोसिटीज एट स्टेडी स्टेट विच इज़ v0/2 एंड v0/2, राइट. तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व भी कर सकते हैं. तो वो कैसे करेंगे कि तो इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो कि दीज आर बेसिकली टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट फर्स्ट वाली सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि इसमें v1 और v2 दोनों आ रहे हैं, तो इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, और सेकंड वाली भी नहीं सॉल्व हो सकती अलग से, राइट. तो हम क्या कुछ फैक्ट यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम v1 और v2 में एक इक्वेशन और ले आए, राइट, जिससे कि यहां पे हम रिप्लेस कर दें उसको, राइट. तो वो कैसे करेंगे, तो ये वाला फैक्ट यूज कर लेंगे कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड मतलब एट एनी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो कंजर्विंग मोमेंटम, तो लिख देता हूं मैं, कंजर्विंग मोमेंटम बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t, कि मतलब जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम और t इक्वल टू 0 के बीच में हमने मोमेंटम कंजर्व कर दिया. सो इनिशियली मोमेंटम कितना था, mv0 था, वन ऑफ द रेल्स वॉज मूविंग, द अदर वॉज एट रेस्ट, और फाइनली मोमेंटम कितना है, mv1 प्लस mv2. तो जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये मोमेंटम है. तो यहां से आ जाता है दैट v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v0. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर कि v1 प्लस v2 का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है. v1 और v2 का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है. सो लेट मी ब्रिंग दीज इक्वेशंस हियर. राइट. सो इसके साथ हमने क्या फैक्ट अब यूज करना है, तो v1 प्लस v2 is v0. So use this fact in the first equation. What do you get? So you get dv1 by dt is equal to minus टाइम्स v1 माइनस v2. तो हमें v1 चाहिए, v2 को हमें हटाना है क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी v1 है. तो v2 को यहां से कैसे हटाएंगे, v2 इज v0 माइनस v1, v0 माइनस v1. सो वी गेट 2v1 minus v0. So when we replace, we get this. So now this can be solved. This is a simple equation. और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है. So we bring this over here. So I divide by 2. So I get this.
So initial value of v1 is v0, final value of v1 is let's say some v1, right? तो it's a standard integration, इसमें कुछ बहुत special नहीं है. So answer will be in terms of log. So we will get log of, तो लिमिट्स भी साथ में डाल देते हैं. So you must be comfortable with these kinds of integrals. Right? So we get this. So then we can further rearrange and get this. So minus kt, where k किसको बोल रहा हूँ मैं? So k is this quantity, right? So k is this quantity and v1 is equal to this. So आ गया solve करके. So we have just solved the differential equation for we have solved the differential equation for v1, and similarly we can solve for v2. So मतलब v2 के लिए solve करने की भी ज़रूरत नहीं है. We just use this relation that v1 plus v2 is equal to v0. So we will get the answer. So v2 is v0 minus v1. So we get v0 by 2 times 1 minus e to the power minus kt. So you can plot these results on a graph, right? कि v1 और v2 का टाइम के साथ क्या वेरिएशन है, राइट? सो दे आर वेरिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम. और यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि v1 प्लस v2 कांस्टेंट रहता है. और जब टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, v1 विल, सो एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी, v1 अप्रोचेज v0 by 2, क्योंकि ये सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला, एंड v2 ऑल्सो अप्रोचेस v0 by 2. तो वो चीज़ भी करेक्ट आ रही है कि v1 और v2 दोनों बराबर हो जाते हैं एट स्टेडी स्टेट. और स्टेडी स्टेट कब आएगी? सो स्टेडी स्टेट कब आएगी? t इक्वल टू इन्फिनिटी पे. सो दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें दो रॉड्स हैं और उनकी जो डायनामिकल इक्वेशंस है f इक्वल टू ma वाली इक्वेशंस हैं, ये दोनों दे आर सच दैट दोनों के एक्सेलरेशंस, दोनों की वेलोसिटीज़ पे कुछ डिपेंड कर रहे हैं, राइट? सो वी गेट दिस इंटरेस्टिंग सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल्स कि v1 की वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, राइट? और v2 की वेलोसिटी कैसे वेरी करती है. सो यू शुड ट्राई टू प्लॉट दीज रिजल्ट्स ऑन अ ग्राफ एंड सी हाउ दे प्रोग्रेस, राइट? तो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. और जिस फॉर्म में ये क्वेश्चन किताब में गिवन है कि जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, दिस क्वेश्चन कैन कम इन जेईई एडवांस्ड इन वेरी सिमिलर, मतलब इसी तरह से आ सकता है जेईई एडवांस्ड में, एग्जैक्टली ऐसे ही, इससे बहुत सिमिलर, इन अ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? बिकॉज दिस checks your basic concepts of EMI without going too much into calculation, which is exactly what comes in JEE Advanced. JEE Advanced के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सॉल्व नहीं करवाएंगे, इंटीग्रेशन वगैरह भी बहुत रेयरली करवाते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा. आपका जो साइन लेने का जो एबिलिटी है कि आपने साइन सही डायरेक्शन में लिया, आपने साइन की गलती तो नहीं करी, आपने बेसिक फार्मूला सही से अप्लाई करे हैं. बेसिक फार्मूला मतलब राइट हैंड रूल, क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ये फॉर्मूले आपको याद है कि आई इंटू एल क्रॉस बी एंड सो ऑन. जेईई एडवांस में ये चेक होता है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी एक्सेलेंट फॉर प्रैक्टिसिंग जेईई एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप you will practice this question again on your own even if you are not able to get it, and thanks for watching.